आज कहानी है एक ऐसे राजवंश की जिसका नाम इतिहास ने लिखा। लेकिन समय ने धीरे धीरे धुंधला कर दिया। शायद आपने सुना हो या शायद नहीं। आज कहानी है अहोम से भी आगे निकल जाने वाली एक यात्रा की, एक ऐसी विरासत की जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी मन से सराहा था। आज कहानी है महाराजा वीर विक्रम की। आज कहानी है उस कला और वास्तुकला की जो पत्थरों में सांस लेती है, और उस दर्द की जिसने एक समृद्ध राजवंश के एक हिस्से को इतिहास के बंटवारे में छोड़ दिया। आज कहानी है उस पहचान को फिर से पाने की, उस राजवंश को भारत की आत्मा में शामिल करने की। आज कहानी है पूर्वोत्तर से माणिक्य राजवंश की। वेलकम टू इन अ कॉल। माणिक्य वंश का इतिहास राजमाला पर टिका है, जो त्रिपुरा शाही का इतिहास है। इसे 15वीं सदी की शुरुआत करीब 1431 से 1462 में धर्म माणिक्य प्रथम ने शुरू करवाया था। यह सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं, बल्कि यह दिखाने का तरीका था कि उनका राज कितना पक्का और असली है। इसे बंगाली कविता के रूप में शाही पुजारी चंताई दुर्लभेंद्र और ब्राह्मण विद्वान बानेश्वर और शुक्रेश्वर ने लिखा था। राजमाला के अलग अलग खंडों, जिसे लाहर कहा जाता था, में बांटा गया है, जिसे बाद के राजा अपडेट करते रहते थे ताकि कहानी टूटे नहीं। ये इस इलाके में बंगाली लेखन का सबसे पुराना नमूना है, जो दिखाता है कि भले राजा आदिवासी मूल के थे, लेकिन उनका झुकाव थोड़ा बंगाली संस्कृति की तरफ भी था। राजमाला कितनी सच है, इस पर विद्वानों में बहस होती है। जहां 19वीं सदी में जेम्स लॉन्ग जैसे लोगों ने माना कि यह पहाड़ी लोगों के रीति रिवाजों को समझने के लिए जरूरी है, वहीं आज के इतिहासकार इसे शुरुआती पौराणिक हिस्सों, जो महाभारत के चंद्रवंश से जुड़ाव का दावा करते हैं, और बाद के ऐतिहासिक हिस्सों, जो सिक्कों और सबूतों पर आधारित है, में फर्क करते हैं। माणिक्य वंश एक्चुअली 185 राजाओं की एक अटूट लाइन का दावा करता है, जो अपने पूर्वजों को सम्राट ययाति या उसके बेटे द्रुयु और पुरानी कथाओं से जोड़ते हैं। वंशावली की इस कहानी का एक बड़ा सामाजिक मकसद ये था कि इससे स्थानीय त्रिपुरी या टिप्रा आदिवासियों को हिंदू जाति व्यवस्था में, खासकर छत्री बनने में या शामिल होने में मदद मिली। जब राजाओं ने अपने पारंपरिक आदिवासी टाइटल फा, जिसका कोकबुरुक भाषा में मतलब है पिता या मुखिया, को छोड़कर संस्कृत भाषा वाला नाम माणिक्य अपनाया, तो यह राज्य पक्के होने की निशानी थी। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महामाणिक्य ने इसे पहले अपनाया था, लेकिन इतिहासकार ये मानते हैं कि रत्नाफा, बाद में रत्ना माणिक्य प्रथम जो थे, ही इसके मुख्य इंसान थे। राजमाला के मुताबिक जब रत्नफा को उनके भाई बहनों ने हटा दिया, तो उन्होंने बंगाल के सुल्तान से शरण ली। जब उन्हें 15वीं सदी के बीच में बंगाली सेना की मदद से अपना राज्य वापस मिला, तो उन्होंने माणिक्य टाइटल अपनाया, जो फिर 1947 तक हर राजा के नाम के साथ जुड़ा रहा। त्रिपुरा नाम कहां से आया, इस पर भी अलग अलग राय है। संस्कृत विद्वान इसे राजा त्रिपुर या देवी त्रिपुरा सिंदूरी से जोड़ते हैं, लेकिन भाषा के जानकार इसे बोडो कचारी मूल का शब्द मानते हैं। कोकबोरोक शब्द द्वि पानी और प्रा नजदीक का मतलब है, पानी के पास वाली जमीन, जो सही भी लगती है क्योंकि यह राज्य ऐतिहासिक रूप से मेघना और सुरमा नदी के मैदानी इलाकों तक फैला था। यह दोहरे नाम की कहानी राज्य की दोहरी पहचान जैसी है, पहाड़ों में एक आदिवासी पहचान और मैदानों में खेती बाड़ी वाली संस्कृत निष्ठ संस्कृति। 15वीं और 16वीं सदी के बीच माणिक्य वंश का शाही दौर था। इस समय यह राज्य इतना ताकतवर था कि बंगाल की सल्तनत और अराकान के राज को चुनौती दे सके। रत्न माणिक्य प्रथम को आदिवासी सरदारी को एक व्यवस्थित राजशाही में बदलने का बड़ा श्रेय दिया जाता है। बंगाल में उनके वनवास ने उन्हें वहां के प्रशासन और सेना के तौर तरीके सिखाए, जिसे उन्होंने त्रिपुरा में लागू किया। उसमें कुछ पॉइंट ऐसे थे जैसे प्रशासनिक सुधार, उन्होंने प्रशासन को फिर से जमाया और अधिकारियों को फारसी, बंगाली और संस्कृत स्टाइल के टाइटल दिए। आबादी में बदलाव, रिकॉर्ड के मुताबिक वो पहले राजा थे जिन्होंने 4000 बंगाली परिवारों को त्रिपुरा में बसाया, ताकि खेती बढ़ सके और प्रशासन चल सके। इसने आबादी में एक ऐसा बदलाव शुरू किया कि जिसका असर सदियों तक रहा। सिक्के, उन्होंने वंश के पहले चांदी के सिक्के चलाए, जो बंगाल के सुल्तानों के वजन के हिसाब से थे, लेकिन उन पर संस्कृत लिखावट और हिंदू चित्र थे। खास बात यह थी कि उन्होंने राजा के साथ रानी का नाम भी लिखवाना शुरू किया, जो दिखाता है कि त्रिपुरी समाज में शाही महिलाओं का रुतबा कितना ऊंचा था।
धन्य माणिक्य का राज वो समय था जब राज्य सबसे ज्यादा फैला। इन्होंने कोमिला, सिलहट और चटगांव के मैदानों पर कब्जा जमाया। उनकी सेना ने बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के हमलों को भी रोका और एक बड़ी ताकत के सामने त्रिपुरा की आजादी को बचाए रखा। वे शक्ति के उपासक थे। उन्होंने 1501 ईस्वी में उदयपुर में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर माताबाड़ी बनवाया। यह 51 शक्तिपीठों और राज्य का एक मुख्य धार्मिक केंद्र बन गया, जिसने अलग अलग आदिवासियों और जनजाति समूहों को एक साथ जोड़ा। विजय माणिक्य द्वितीय के समय को अक्सर इस वंश की ताकत का सबसे ऊंचा पॉइंट माना जाता है, क्योंकि नदियों वाले इलाकों को देखते हुए उन्होंने एक मजबूत नेवी बनाई, जिससे वो पद्मा और मेघना के डेल्टा इलाकों तक अपनी ताकत दिखा सके। उनके सिक्के एक गहरी धार्मिक सोच दिखाते हैं, जिन पर अर्धनारीश्वर, आधे शिव और आधे पार्वती और विश्व रूप के चित्र थे, जो दिखाते थे कि राजा ब्रह्मांड को संभालने वाला है। उन्होंने बंगाल सल्तनत के गिरने और सूर्य वंश के उठने के समय बड़ी समझदारी दिखाई और त्रिपुरा की आजादी बचाए रखी, जबकि पड़ोसी राज्य गिर रहे थे। 16वीं सदी के अंत में पूर्व की तरफ से एक नया खतरा आया, अराकान लोग। अमर माणिक्य, जो पहले एक सफल राजा थे जिन्होंने अमर सागर झील खुदवाई थी, उन्हें अराकान सेना के भयंकर हमले का सामना करना पड़ा और राजधानी उदयपुर की लूट और राजा हत्या ने लगातार फैलते साम्राज्य का दौर खत्म कर दिया और बड़ी ताकतों के खिलाफ बचाव का दौर शुरू हुआ। 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य नॉर्थ ईस्ट में घुसने लगा। माणिक्य राजाओं को एक मुश्किल स्थिति में रहना पड़ा, पहाड़ों में आजाद और लेकिन मैदानों में दबे हुए। जहांगीर के बाद औरंगजेब के तहत मुगलों ने त्रिपुरा को दबाने के लिए कई नए हमले किए, क्योंकि वहां हाथियों के जंगल थे और चटगांव जाने का रास्ता था। यशोधर माणिक्य और गोविंद माणिक्य जैसे राजाओं को मुगलों के भारी दबाव का सामना करना पड़ा। राज्य को हाथियों और हाथीदांत के रूप में पेशकश या नजराना देने के लिए मजबूर किया गया। बंगाल के मुगल गवर्नर अक्सर राजा बनने की लड़ाई में दखल देते थे और रेवेन्यू के बदले किसी एक दावेदार का साथ देते थे। इससे राजा की ताकत कमजोर हुई और गुटबाजी बढ़ी। सबसे बड़ा बदलाव 1773 में हुआ, एक्चुअली जब बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने राज्य के उपजाऊ मैदानी इलाकों जैसे टिप्रा, नौलाखी, सिलहट के हिस्से को पूरी तरह हड़प लिया। इस इलाके को चकला रोशनाबाद, रोशनी की जमीन नाम दिया गया। माणिक्य राजा से ये जमीनें पूरी तरह नहीं छीनी गई, बल्कि उन्हें एक जमींदार बना दिया गया। इससे एक अनोखी दोहरी हैसियत या डुअल स्टेटस बनी। पहाड़ी इलाकों हिल टिप्रा, जो आज के त्रिपुरा में है, वहाँ राजा आजाद शासक थे, वहाँ के कानून खुद चलाते थे। चकला रोशनाबाद, जो बंगाल में है, वे नवाब और बाद में अंग्रेजों की प्रजा थे, टैक्स देते थे और बंगाल के कानून मानते थे। यह आर्थिक रूप से बहुत अहम था, क्योंकि चकला रोशनाबाद की कमाई पहाड़ी प्रजा से होने वाली कमाई से बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब था कि राजा उस इलाके पर आर्थिक रूप से निर्भर हो गए जहां उनका कोई राज नहीं चलता था, और बाद में अंग्रेजों ने इसका खूब फायदा उठाया।